हेलो एंड वेलकम टू द चैनल इंश्योर सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है सौरभ यादव और आज उत्तर प्रदेश स्पेशल का लेक्चर नंबर 2 जो मुख्य रूप से फोकस्ड है यूपी पीसीएस प्री 2022 और यूपी पीसीएस मेंस 2021 को लेकर। पहला लेक्चर आपको मिल चुका है जिसमें हम लोग ऑलरेडी उत्तर प्रदेश की भौगोलिक संरचना वगैरह के बारे में हम लोग देख चुके हैं और आपको उत्तराखंड का भी लेक्चर जल्द ही मिलने वाला है और बिहार स्पेशल का भी लेक्चर जल्द ही आपको मिल जाएगा। ओके, आज लेक्चर नंबर 2 है। उसके पहले हम लोग चलिए देख लेते हैं हम लोगों ने थोड़ा बहुत कल क्या देखा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने देखा था कि उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भारत के 8 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश प्लस एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा होती है उत्तर प्रदेश की। ओके, तो 8 राज्य कौन कौन से हैं? इधर उत्तराखंड, इधर हिमाचल प्रदेश, यहाँ हरियाणा, इधर केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, इधर राजस्थान, इधर मध्य प्रदेश, इधर छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा होती है। यहाँ पर हम लोग ट्रिक के द्वारा देखे थे कि उत्तर प्रदेश के 7 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। ट्रिक थी पीके, बस महाराज, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज। ओके, इसी प्रकार से इधर भी ट्रिक के द्वारा देखे थे हम लोग। आपने देखा नहीं है तो आप एक बार पिछला लेक्चर देख लीजिए। फिर यहाँ पर हरियाणा के साथ हम देखे थे कि 6 जिले सीमा साझा करते हैं, दिल्ली के साथ 2 जिले, राजस्थान के साथ उत्तर प्रदेश के 2 जिले हैं और मध्य प्रदेश के साथ 11 जिले हैं। सर्वाधिक जिले, सबसे लंबी सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा होती है, सबसे कम सीमा हिमाचल प्रदेश के साथ साझा होती है। सबसे पूर्वी जिला बलिया है, सबसे पश्चिमी जिला शामली है, सबसे उत्तरी जिला सहारनपुर, सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र है और सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है उत्तर प्रदेश का जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है तथा सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जो भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, वो जिला है सोनभद्र और उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। उत्तर प्रदेश के क्षेत्रफल की बात किए थे, यहाँ पर आप भारत के मैप में देख सकते हैं। तो भारत का पूरा क्षेत्रफल है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर जो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.43% है। उत्तर प्रदेश की क्षेत्रफल की बात करें कि तो 2,40,928 स्क्वायर किलोमीटर उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है जो भारत के क्षेत्रफल का 7.33% है। ओके, हमने ये भी बता दिया कि 8 राज्य यहाँ पर देख लीजिए आप और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा होती है। इसके बाद हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ के बारे में बताया था। तो छत्तीसगढ़ जो है कि 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। आसाम जो है यहाँ पर 7 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल यहाँ पर आप देखिए, पश्चिम बंगाल उड़ीसा के साथ, झारखंड के साथ, बिहार के साथ, सिक्किम के साथ और आसाम के साथ सीमा साझा करता है। कन्फ्यूज ना होइएगा। और 3 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पश्चिम बंगाल राज्य की साझा होती है। नंबर 1 बांग्लादेश, नंबर 2 भूटान, नंबर 3 नेपाल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ फिजिकल डिविजन्स की बात किए थे जैसे शिवालिक फुट हिल्स एंड तराई रीजन, बीच में गंगेटिक रीजन, इधर प्लेट्यू एंड विंध्या रीजन जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है। ये सब हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। प्रदेश के नाम के इतिहास की बात हो चुकी थी। तो आज थोड़ा सा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी देखेंगे। तो ये आधुनिक भारत में प्रदेश का नाम 1836 से उत्तर पश्चिम प्रांत था, 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा एवं अवध, 1902 से आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत, 1937 से संयुक्त प्रांत, 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश बना। प्रदेश की राजधानी की बात करें, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आज का उत्तर प्रदेश, हमारा आज का उत्तर प्रदेश कब बना? हमारा आज का उत्तर प्रदेश कब बना? तो हमारा आज का उत्तर प्रदेश सन 2000 में बना है, क्योंकि सन 2000 में उत्तराखंड बनाया गया तब ना आज का उत्तर प्रदेश बना। लेकिन 24 जनवरी 1950 से उत्तर प्रदेश का नाम, संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश हो गया। ओके, आज का उत्तर प्रदेश सन 2000 से जब उत्तराखंड बन चुका था। प्रदेश की राजधानी की बात करें, 1836 से आगरा, 1858 से प्रयागराज, 1921 से लखनऊ, आंशिक रूप से 1935 से लखनऊ पूर्ण रूप से प्रदेश की राजधानी हो गई। राज्य का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राज्य का विभाजन 9 नवंबर 2000 को 13 जिलों को काटकर उत्तराखंड बनाया गया। प्रथम राज्य की भाषा हिंदी और दूसरी राज्य की भाषा उर्दू। क्वेश्चन पूछा जाता है कि कब दूसरी राज्य की भाषा हुई उर्दू? तो 1989 में। ओके, जिलों की संख्या, ये सब चीज़ें हो चुकी हैं। और
हिस्टोरिकल बात की जाए तो अगर हम प्राचीन भारत की बात करते हैं तो महाजनपद काल की बात करेंगे। उसके पीछे भी बहुत सी चीज़ें अभी हम आपको दिखाएंगे। तो हमने एक क्वेश्चन भी पूछा गया, हमने कल बताया भी था कि उत्तर प्रदेश में 8 महाजनपद थे। कौन कौन से? काशी जिसकी राजधानी वाराणसी, मल्ल, कुशीनारा, कोसल, साकेत, पांचाल, अहिच्छत्र, उत्तरी पांचाल अहिच्छत्र और दक्षिणी पांचाल कांपिल्य, कुरु, इंद्रप्रस्थ, सूरसेन, मथुरा, चेदी, सुक्तिमती, वत्स, कौशाम्बी। याद रखिएगा। और आप मेंस दे रहे हैं 2021 का, तो आपको मैप बनाने बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। जैसे ये कुछ इस प्रकार से उत्तर प्रदेश का मैप बनता है, कुछ ऐसे ही है। हम भी नहीं सही से बना पा रहे हैं, लेकिन ओवरऑल बन गया। कुछ ऐसे मैप बनाना आपको आना चाहिए। इस प्रकार से इंडिकेट करेंगे। क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि ऐतिहासिक रूप से उत्तर प्रदेश का परीक्षण कीजिए, तो आप पूरा एंशियंट इंडिया से लेके आएंगे, फिर मध्यकालीन भारत में आएंगे, फिर उसके बाद आप जाएंगे आधुनिक भारत में, 1857 की क्रांति हो, सब कुछ आपको बताना पड़ेगा। ये सब चीज़ें हो गई। भौगोलिक संरचना, पूरब से पश्चिम की लंबाई 650 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण की चौड़ाई 240 किलोमीटर। क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है, राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद चौथा है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले जिले घटते क्रम में है। लखीमपुर खीरी सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है, फिर सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर। याद रखिएगा, लखीमपुर खीरी के बाद सोनभद्र, फिर हरदोई, फिर सीतापुर। ओके, सबसे कम क्षेत्रफल। क्वेश्चन पूछा गया था पीसीएस 2021 में, उत्तर प्रदेश में सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? तो हापुड़ है। ये पीसीएस 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद गाजियाबाद है, फिर भदोही है, फिर शामली है, फिर गौतम बुद्ध नगर है। सबसे पूर्वी जिला बता चुके हैं बलिया, सबसे पश्चिमी जिला शामली है। नेपाल के साथ सीमा की लंबाई 579 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो ये क्वेश्चन पीटी में आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछा गया कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो ये सब क्वेश्चन आपके एकदम गलत नहीं होने चाहिए। अगर ये सब क्वेश्चन गलत होगा तो जो क्वेश्चन गलत होने वाले हैं वो तो आपका गलत होना ही है। जो मतलब टफ़ क्वेश्चन होते हैं उसमें तो चांस ही कम रहते हैं कि सही होगा कि गलत होगा। तो वो भी अगर गलत होगा और ये भी गलत होगा तो आप तो ऐसे ही बाहर हो जाएंगे। क्योंकि बाकी लोग जो आपके साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ऑलरेडी 2 साल 3 साल 4 साल से तैयारी कर रहे हैं, तो वो ये सब क्वेश्चन नहीं गलत करेंगे। ठीक है, तो वो सीधे ही इन सब से प्लस रहेंगे, आपसे प्लस रहेंगे, क्योंकि आप तो ये भी गलत कर रहे हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन गलत होने का मतलब 1.33 मार्क्स माइनस, और फिर 1/3 भी होता है, तो वो भी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी ये सब चीज़ें हो चुकी हैं और आज थोड़ा सा देखते हैं एनसीआर के बारे में। देखते हैं एनसीआर क्या है? नेशनल कैपिटल रीजन। नेशनल कैपिटल रीजन एनसीआर है क्या? एनसीआर जो है कि एक तरह से एक नेशनल कैपिटल रीजन प्लानिंग बोर्ड की स्थापना की गई 1985 में। अब बोर्ड की स्थापना क्यों की गई? क्योंकि दिल्ली था, देश की राजधानी है, तो इसके अगल बगल वाले क्षेत्र भी डेवलप होनी चाहिए। इनके विकास के लिए एनसीआर बोर्ड का गठन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के वर्तमान समय में 8 ज़िले हैं। क्वेश्चन पीटी में आ सकता है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से ज़िले हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरठ है, फिर गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, गौतम बुद्ध नगर में ही नोएडा है, फिर बुलंदशहर है, बागपत है, हापुड़, शामली और मुजफ्फरनगर है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा ज़िले जो हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे ज़्यादा ज़िले हरियाणा के हैं। कितने ज़िले हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ज़िले हरियाणा के दिख रहे हैं जो एनसीआर में हैं, और 2 ज़िले अलवर और भरतपुर राजस्थान के हैं एनसीआर के अंतर्गत। ओके, लेकिन हमें उत्तर प्रदेश देखना है। अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा ज़िले एनसीआर के अंतर्गत किस राज्य के हैं, तो वो हरियाणा के हैं। सबसे कम ज़िले किस राज्य के हैं, तो वो है राजस्थान के। दूसरे नंबर पे है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश कितने ज़िले हैं? 8 ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िले हैं? क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला एनसीआर के अंतर्गत नहीं है। ओके, तो ये 8 ज़िले हैं। और उसके अलावा 2018 में भी कुछ और ज़िलों को ऐड करने की बात की गई थी, जिनमें से कुछ ज़िले हैं जैसे अलीगढ़, बिजनौर, हाथरस, मथुरा, आगरा, इन सबको ऐड करने की बात हुई है, लेकिन अभी तक ऐड नहीं किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के ये ज़िले हैं बागपत, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, शामली। वर्तमान समय में ये 8 ज़िले उत्तर प्रदेश के एनसीआर के अंतर्गत हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजकीय पशु की बात करें, उत्तर प्रदेश के राजकीय पशु की बात करें तो बारहसिंघा है।
क्या है, बारहसिंगा, यही है राजकीय पशु है। आपको हाँ एक सेकेंड थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गई। वेट हाँ राजकीय पशु है उत्तर प्रदेश का बारहसिंगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे है कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, वो भी हम लोग देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पर लिखा है कि मध्य पाषाण कालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कहाँ पर है, मध्य पाषाण काल का है, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, प्रतापगढ़ याद रखिएगा, आंवला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है प्रतापगढ़, आंवला। ओके, आप प्रयागराज में होंगे तो वहाँ से प्रयागराज से बगल में ही है शायद वो प्रतापगढ़। महदहा, मध्यकालीन महदहा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ से बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा जी ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख करते हुए कहा, यहाँ पर 3 क्षेत्र बताया कि एक झील क्षेत्र, दूसरा बूचड़खाना संकुल क्षेत्र, तीसरा कब्रिस्तान निवास क्षेत्र में बंटा था। बूचड़खाना संकुल क्षेत्र से ही हड्डी एवं सींग निर्मित उपकरण एवं आभूषण बड़े पैमाने पर पाए गए हैं। ओके, सराय नहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण मिले हैं, तो याद रखिएगा महदहा। दूसरी चीज़ है, नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लहुरा देव है। कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश में कहाँ है, लहुरा देव। कहाँ पर है, संत कबीर नगर जिले में है, संत कबीर नगर जिले में है। ओके, ठीक है, यहाँ से 9000 से 7000 ईस्वी पूर्व तक के बीच चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से, लहुरा देव से। ठीक है, उल्लेखनीय है कि नवीनतम खोज के, ठीक है हाँ, यहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। किसका प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला मेहरगढ़ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला उत्तर प्रदेश में लहुरा देव है। यहाँ पर किसके साक्ष्य प्राप्त हुए, चावल के। ठीक है, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहवा इलाहाबाद में स्थित बेलन नदी के तट पर स्थित, यहाँ से 6500 ईस्वी पूर्व के चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं। कहाँ पर, कोल्डिहवा कहाँ पर है, इलाहाबाद में। चावल की भूसी के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। और यहाँ पर लहुरा देव है, लहुरा देव में चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। लेकिन प्राचीनतम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो पाकिस्तान के बलूचिस्तान में मेहरगढ़ में प्राप्त हुआ है। ओके, तो ये 3 चीज़ें याद रखिएगा। मध्य पाषाण काल में अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश, आजमगढ़ नहीं है उत्तर प्रदेश का, आदमगढ़ होशंगाबाद मध्य प्रदेश में तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में मिले हैं। आप याद रखिए, अभी उत्तर प्रदेश का यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। उत्तर प्रदेश पीसीएस प्री में, समीक्षा अधिकारी में, या कोई और भी एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश का, वहाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। थोड़ा सा पॉज कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसको 1-2 बार अपने से पढ़ लीजिएगा। ओके, और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में अगर मेंस में क्वेश्चन आता है तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर इंग्लिश में कुछ चीज़ें रखी गई हैं, वही सब चीज़ें जो हम बता चुके हैं। 8 महाजनपद जो थे 16 में से वो उत्तर प्रदेश में थे। कुरु, पांचाल, काशी, कोसल, सूरसेन, चेदी, वत्स, मल्ल, ये सब जो है। और हुड़ों का अटैक के बारे में भी उत्तर प्रदेश में है। और ये सब चीज़ें अभी हम लोग पीछे देख चुके हैं, इंग्लिश वाले थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन से अक्सर क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में पूछ दिया जाता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार की बात करें तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट बात करते हैं तो यहाँ पर है पाकिस्तान के पास सुतकांगेडोर है, फिर इधर मांडा है उत्तर में, और फिर यहाँ पर आलमगीरपुर है, आलमगीरपुर कहाँ पर है, मेरठ में, और इधर है दैमाबाद महाराष्ट्र में। तो कुछ इस प्रकार से विस्तार है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सिंधु घाटी सभ्यता का। तो अभी आलमगीरपुर मेरठ में है, तो ये ऐसे क्षेत्र होके जाता है मेरठ यहाँ पर। तो मेरठ में हिंडन नदी किनारे पर है। ठीक है, हिंडन नदी है ना, और हिंडन नदी यही आती है गाजियाबाद होते हुए। गाजियाबाद में हिंडन एयरबेस भी है, ठीक है। तो आलमगीरपुर मेरठ में है। और यहाँ पर सहारनपुर में 2
क्षेत्र हैं, दो स्थल हैं, बड़ा गांव है और एक हुलास है। बड़ा गांव है और हुलास, हुलास क्वेश्चन भी पूछा गया है, लेकिन और बड़ा गांव भी पूछा गया है। हुलास और हुलास खेड़ा में अंतर है। एक हुलास खेड़ा है, हुलास खेड़ा, हुलास खेड़ा, हुलास खेड़ा। आप लोग कमेंट करिएगा, सर्च करिएगा कि हुलास खेड़ा कहाँ पर है, ठीक है। हुलास खेड़ा है तो उत्तर प्रदेश में ही, तो उसको सर्च करिएगा। हुलास अलग है, हुलास खेड़ा अलग है, इसको देखिएगा, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक है, ये देखिए यहाँ पर हिंडन नदी के किनारे तक आके बसी हुई है, मेरठ तक, आलमगीरपुर तक, बड़ा गांव, हुलास, ये सब स्थल उत्तर प्रदेश में, ये सहारनपुर में है और ये मेरठ में है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ और भी चीज़ें हैं कि महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध नगर को, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था गौतम बुद्ध को। और बहुत सी चीज़ें हिस्ट्री से रिलेटेड हैं उत्तर प्रदेश की। ऐतिहासिक चीज़ें देखा जाए तो ये, अगर आप उत्तर प्रदेश पढ़ते हैं और बिहार पढ़ते हैं तो उत्तर प्रदेश बिहार पे ही पूरे भारत का इतिहास, आधा से ज़्यादा इतिहास आपको यहीं पे मिल जाएगा। चाहे वो 1857 की क्रांति हो, 1857 की क्रांति हो, चाहे आप कन्नौज वगैरह के बारे में बहुत सुने होंगे, कन्नौज, और उसके अलावा मुग़ल की बात करेंगे तब भी उत्तर प्रदेश, बिहार। और आधुनिक भारत की बात करेंगे तो आधुनिक भारत में जो इसे बता रहे हैं आपको कि 1857 की क्रांति, उसके बाद लखनऊ अधिवेशन, बहुत सी चीज़ें हैं। और वैसे भी हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो ये सब हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है। कोई क्वेश्चन आपके पीसीएस में आता है कि लखनऊ पैक्ट हुआ था वगैरह वगैरह करके, तो बहुत सी चीज़ें यहाँ से मिल सकती हैं। कानपुर का अधिवेशन हुआ और बहुत सी चीज़ें हैं, ठीक है। तो चलिए, कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर लिखी हुई हैं। आपको इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहाँ से कुछ पढ़ लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि 1018 से 1019 में 1018 से 1019 में मोहम्मद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था। और इधर भी कई चीज़ें हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भी कुछ चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। आलमगीरपुर, बड़ा गांव, हुलास हमने अभी बताया है आपको। गौतम बुद्ध, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि गौतम बुद्ध हो गए, महावीर हो गए, मक्खली पुत्र गोसाल हो गए, एंड अदर ग्रेट थिंकर्स ब्रॉट अबाउट अ सोशल रिलीजियस रिवोल्यूशन इन उत्तर प्रदेश अराउंड 6th century BC ड्यूरिंग महाजनपद पीरियड। तो बहुत कुछ उत्तर प्रदेश, अब इतिहास खोला जाएगा तो पूरा बहुत कुछ यहाँ से लिख सकते हैं। अगर ये सब चीज़ें आपको नहीं पता है तो आपको जानना चाहिए। इतिहास, बिना इतिहास पढ़े तो आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। यूपीएससी या यूपीपीएससी या फिर सिविल सर्विस की तैयारी करने वाला कोई भी व्यक्ति अगर जितने भी सिलेबस में सब्जेक्ट दिए गए हैं, जैसे वो पॉलिटी हो, जियोग्राफी हो, इन्वायरमेंट हो, साइंस टेक हो, आर्ट एंड कल्चर हो, इकोनॉमिक्स हो, अगर वो व्यक्ति कोई भी सब्जेक्ट छोड़ के जाता है तो वो मान के चले कि उसका सिलेक्शन नहीं होगा। ओके, इसलिए हर एक सब्जेक्ट पढ़िए। हिस्ट्री को भी अच्छे से पढ़ना है, पॉलिटी को भी अच्छे से पढ़ना है, जियोग्राफी भी पढ़ना है, ठीक है। उसके अलावा आपको मैथ, रीजनिंग भी आनी चाहिए। ओके, यही होता है। एप्टीट्यूड भी आपको आना चाहिए। और एप्टीट्यूड के बारे में एथिक्स में भी आपके जीएस पेपर 4 में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफरेंशिएट करिए एटीट्यूड और एप्टीट्यूड को, ठीक है। और हो सकेगा तो एथिक्स के लेक्चर इस पर शुरू होंगे एक सर के द्वारा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक चीज़ें और लिखी हैं कि सेवरल तीर्थंकर सच एज पार्श्वनाथ, संभवनाथ और चंद्र प्रभा वेयर बॉर्न इन उत्तर प्रदेश एंड अटेंड कैवल्य हियर। इसको स्टॉप करके आप लोग देख लीजिएगा। राजकीय पक्षी की बात करें उत्तर प्रदेश का तो सारस्वत क्रौंच है राजकीय पक्षी उत्तर प्रदेश का। आपको सारस मुख्य रूप से लखीमपुर जनपद में मिल जाएंगे, लखीमपुर में, जहां पर उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है दुधवा नेशनल पार्क। जाइएगा कभी घूमने वहां पर। ओके, इको टूरिज्म। अब इको टूरिज्म की बात करेंगे तो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में, बर्ड सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में ही है वेटलैंड्स उत्तर प्रदेश में। वर्तमान समय में शायद 7-8 वेटलैंड हो गए हैं। जब हम पढ़ाएंगे तो उसको हम अपडेट करके पूरा आपको बताएंगे। कल या परसों में लेक्चर आएगा उसका। तो इको टूरिज्म क्वेश्चन इस बार बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में इको टूरिज्म से रिलेटेड
मतलब किस प्रकार से इको टूरिज़्म बढ़ाया जा सकता है, कहाँ कहाँ पर बढ़ाया जा सकता है, क्या क्या, कितना उत्तर प्रदेश में फॉरेस्ट कवर है, कितना ट्री कवर है, ट्री कवर कितना है। तो आई सफारी की जो नई रिपोर्ट आई है उसके अनुसार सब आपको अपडेट कराया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो राजकीय पक्षी जो है सारस अथवा क्रौंच है, राजकीय वृक्ष अशोक है, राजकीय पुष्प पलाश अथवा टेंसू है। ओके, राजकीय खेल हॉकी है, राजकीय चिन्ह ये देखिए, एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष, एक वृक्ष में एक वृत्त ये है सर्कल, एक वृत्त में 2 मछली एक तीर धनुष, 2 मछलियां हैं ये है, एक तीर धनुष है। और ये जो बीच में बनाया गया है ये गंगा और यमुना नदियां हैं, गंगा और यमुना नदियों को बनाया गया है, दोनों का संगम दिखाया गया है। ठीक है, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में। ठीक, राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी थे। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, और पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी के नाम पर ही एक सागर का नाम रखा गया है जो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर है। रिहंद जलाशय भी है वहाँ पर, गोविंद बल्लभ पंत सागर नाम रखा गया है। और पंत यूनिवर्सिटी है, एक कल्चर यूनिवर्सिटी है, उत्तराखंड में है, 1960 में बनी है। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन उत्तर प्रदेश पीसीएस में ही समीक्षा अधिकारी में पूछे गए हैं। राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। ठीक है, और इनके पति थे जेबी कृपलानी। ठीक है, जेबी कृपलानी, सुचेता कृपलानी। राज्य व देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी। राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। राज्य व देश की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है और वो कौन से नंबर की महिला राज्यपाल हैं, आप लोग कमेंट करिएगा। राज्य की दूसरी महिला राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, हम तो बता ही दिए। चलिए वो क्वेश्चन खत्म हो गया। सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी थे, और सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री सुश्री मायावती जी थी, 4 बार मुख्यमंत्री ये बनी थी, सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री। वर्तमान आज डेट है 21 जनवरी को लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो 21 जनवरी 2022 को अभी वर्तमान समय में योगी आदित्यनाथ जी व्यक्ति रूप में 21वें और कार्यकाल रूप में 32वें मुख्यमंत्री हैं। 10 मार्च को जो रिजल्ट आएगा वहाँ पर हो सकता है दूसरी पारी खेलें या फिर कोई और मुख्यमंत्री बने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री व देश के प्रधानमंत्री की बात करें तो चौधरी चरण सिंह व विश्वनाथ प्रताप सिंह 2 लोग ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और देश के प्रधानमंत्री भी रहे। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लखनऊ में है, और विश्वनाथ प्रताप सिंह वीपी सिंह के नाम से फेमस थे। ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जी थे, और प्रथम लोकायुक्त विश्वंभर दयाल 1975 में लोकायुक्त का पद उत्तर प्रदेश में सृजित किया गया था। प्रथम लोकायुक्त थे विश्वंभर दयाल, और वर्तमान लोकायुक्त हैं संजय मिश्रा हैं, कार्यकाल 8 वर्ष। ठीक है, वर्तमान लोकायुक्त हैं, कार्यकाल 8 वर्ष। उत्तर प्रदेश में कार्यकाल 8 वर्ष। आप लोग चेक करिएगा कि संजय मिश्रा जी हैं या चेंज हो चुके हैं। आज 21 जनवरी को चेक करिएगा कि वर्तमान में लोकायुक्त कौन है, संजय मिश्रा जी ही हैं या फिर चेंज हो गए हैं, कोई और आ गए हैं। पिनाकी चंद्र घोष जी जो हैं कि भारत के प्रथम लोकपाल हैं, केंद्र में लोकपाल। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, यहाँ से क्वेश्चन कभी पूछा जा सकता है, कभी के अलावा इंटरव्यू में पूछा जा सकता है आपके। आप हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव लिखेंगे तो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में ये सब पॉइंट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये सब पॉइंट्स अच्छा आपका वेटेज बढ़ाएंगी। ठीक है, अब जैसे हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव उत्तर प्रदेश से रिलेटेड पूछा, आपने महाजनपद काल के बारे में बताया, आपने जैसे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ क्षेत्र हैं उसके बारे में बताया, मैप बना के आपने दर्शा दिया, बाकी ये सब चीज़ आधुनिक भारत में आपने बता दिया। तो अब इससे ज़्यादा क्या लिखेंगे, इससे ज़्यादा और कितना लिख सकते हैं, 200 शब्दों में कितना लिखेंगे। ठीक है, तो बहुत कुछ चीज़ें यहाँ पर हो गई हैं। आपको इस सब की PDF जब पूरा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा तब आपको दे दी जाएगी, क्योंकि इसमें कुछ अपडेट किया जा रहा है। अपडेट के बाद आपको पूरी PDF दे दी जाएगी सौरभ ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर और इंश्योर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम चैनल पर। उन सबको टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर 2-4 क्वेश्चन, मेंस के भी क्वेश्चन, कुछ ना कुछ आपको रेगुलर मिलता रहता है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। हो सकेगा तो वाइल्ड लाइफ या बर्ड सेंचुरी, वेटलैंड से रिलेटेड लेक्चर होगा आपका, इको टूरिज़्म के बारे में देखा जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।